हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ लिया था। उससे पहले हमने अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ा था। देन हम ये बोलेंगे आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों एक ही टर्म है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों डिफरेंट टर्म्स होती हैं। उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी के बीच में डिफरेंस होता है, क्या क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि इनफर्टिलिटी होती है एक, हम ये बोलेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन की बोलना हो, डेफिनेशन के बारे में हमें अगर बताना हो तो हम ये बोलेंगे कि इट इज़ द इनेबिलिटी ऑफ ए कपल, एक कपल की इनेबिलिटी टू कंसीव को हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टू कंसीव विद इन 1 और मोर ईयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस, कि एक कपल है, एक या एक से ज़्यादा साल हो चुके हैं अनप्रोटेक्टेड कोइटस करते हुए भी, और उन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स भी यूज़ नहीं किए हैं, उसके बाद भी दे डू नॉट हैव चिल्ड्रन। सो उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को क्योर भी कर सकते हैं हम, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर स्टेरिलिटी हो गई तो स्टेरिलिटी का मतलब है कि उसको हम क्योर नहीं कर सकते, कि वो बंदा, वो पर्सन जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो स्टेराइल है, ठीक है। सो इसको आपको ध्यान रखना है। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी दे आर डिफरेंट टर्म्स। सो डेफिनेशन की अगर बात करें तो अभी हमने बता दिया कि इट इज़ द इनेबिलिटी ऑफ ए कपल टू कंसीव विद इन 1 और मोर ईयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस। सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज भी नहीं किए हैं, उसके बाद भी वहाँ पे बच्चे जो है वो नहीं है, तो उस केस में हम बोलते हैं द कपल इज़ इनफर्टाइल। इनफर्टाइल जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। सो हम ये बोलते हैं कि देर आर 33% चांसेस दैट द मेल इज़ इनफर्टाइल, देर आर 33% चांसेस दैट फीमेल इज़ इनफर्टाइल, एंड सेम अगर बोथ मेल एंड फीमेल इनफर्टाइल हैं तो वहाँ पे भी 33% चांसेस रहते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि 1% जो बच गया वो क्या है, तो 1% केस ऐसे भी होते हैं जहाँ हम ये डायग्नोज ही नहीं कर पाते कि जो इनफर्टिलिटी है वो मेल के अंदर है या फिर फीमेल के अंदर है। क्लियर है? देन अब हम बात करते हैं, अलग अलग तरीके की इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन वो एक बार भी नहीं हुआ है, द कंसेप्शन हैज़ नॉट अकर्ड इवन वंस। जो फर्टिलाइजेशन है वो एक बार भी नहीं हो पाई है, जो कंसेप्शन है वो एक बार भी नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ऐसे ही सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, हम ये बोलेंगे कि एक बार कंसेप्शन हो चुका है, चाहे वो सही हो या फिर मिसकैरेज हो, उसमें इट डजेंट मैटर, लेकिन दूसरी बार अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद भी जो चिल्ड्रन है वो नहीं हो रहे उनको, कपल को। सो इट इंडिकेट्स द प्रीवियस प्रेगनेंसी सक्सेसफुल भी हो सकती है या मिसकैरेज भी हो सकती है, बट फेल्योर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली, आगे फर्दर जो है वो कंसीव नहीं हो पा रही, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। कुछ और भी टाइप्स होती हैं लाइक रिलेटिव इनफर्टिलिटी। तो रिलेटिव इनफर्टिलिटी हम ये बोलेंगे कि प्रेजेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। हमने बताया था व्हेन द फीमेल इज लैक्टेटिंग आफ्टर पार्चुरेशन, बर्थ के बाद में अप टू 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है वहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर ज़्यादा होगा तो वो सप्रेस करता है ओव्यूलेशन को। सो उसको बोलते हैं रिलेटिव इनफर्टिलिटी, दैट इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। क्लियर है? ऐसे ही फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि ये प्रेजेंट होती है बिफोर मेनोपॉज, या सॉरी, इट इज़ प्रेजेंट बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले के टाइम पे, ठीक है, एंड आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद में। और मेनोपॉज क्या होती है कि अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एज के बाद जो फीमेल है वो ओवा बनाना बंद कर देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी इन मेल्स। तो मेल्स में इनफर्टिलिटी की क्या क्या वजह हो सकती हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे क्रिप्टोर्किडिज्म। ये अगर टर्म आपको याद हो, हमने पहले भी बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
कि एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर माइग्रेट नहीं करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि टेस्टिस माइग्रेट टू स्क्रोटम ड्यूरिंग और एट द टाइम ऑफ 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 7th से 8th मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर माइग्रेट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो माइग्रेट करते हैं बर्थ के टाइम पे भी, लेकिन अगर बर्थ के बाद भी वो माइग्रेट नहीं किए हैं तो वहाँ पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो डॉक्टर से जो सलाह लेनी है वो ज़रूरी बन जाती है। सो क्रिप्टोर्किडिज्म भी एक वजह हो सकती है इनफर्टिलिटी की, कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर पहुँचे ही नहीं। अगर नहीं पहुँचे तो क्या होंगे, स्क्रोटम क्या करता है, आपने पढ़ा था कि स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एज इट इज़ एनशियाटिक लाइन है, ठीक है। देन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसको इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि द मेल इज़ अनेबल टू अचीव सक्सेसफुल इरेक्शन, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स विल नॉट बी पॉसिबल। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं इसको। देन इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ मेल टू अचीव और मेंटेन सक्सेसफुल इरेक्शन सो दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। देन कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, लाइक गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी। गोनेडोट्रोफिन्स क्या होते हैं, LH एंड FSH, यू नो वेरी वेल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन थायराइड डिसफंक्शन भी हो सकता है। देन प्रोलैक्टिन का इम्बैलेंस भी हो सकता है। अब आप लोग सोचेंगे कि प्रोलैक्टिन का यहाँ पे क्या रोल आ गया। सो ध्यान रखना है कि प्रोलैक्टिन जो है इट पोटेंशिएट्स द इफेक्ट ऑफ LH एंड FSH। देन एंड्रोजन का भी इम्बैलेंस हो सकता है। उसके अलावा क्रोमोजोमल डिफेक्ट्स भी हो सकती हैं कि वाई क्रोमोजोम डिलीशन हो गया या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। इस तरीके से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में आप जेनेटिक्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि वहाँ पे अगर क्रोमोजोम नॉर्मली क्या होते हैं 44 + XX अगर फीमेल है तो, और XY अगर मेल है तो, लेकिन जो क्लाइनफेल्टर होता है उसमें एक X क्रोमोजोम एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, दैट इज़ 44 + XXY। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन सभी जो रीज़न हैं इनके अलावा कुछ और वजह भी हो सकती है, लाइक एल्कोहलिज्म। कोई पर्सन अगर ज़्यादा एल्कोहल लेता है तो वहाँ पे भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बन जाते हैं, या फिर वास डिफरेंस या वासा डिफरेंस या उसमें ब्लॉकेज हो जाए, और चाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। ये सभी कंडीशंस हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इनफर्टिलिटी इन मेल्स। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स की। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे एंडोमेट्राइटिस। इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो है, यूट्रस की जो इनर लेयर होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उस टर्म को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्राइटिस। द इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, दैट इज एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, इज कॉल्ड एंडोमेट्राइटिस। देन हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे मेल्स में थे वहाँ वैसे ही जो हमने पढ़ लिए थे, LH FSH की डेफिशिएंसी हो जाना, या फिर थायराइड का डिसफंक्शन हो जाना, प्रोलैक्टिन का इम्बैलेंस हो जाना, या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में भी इम्बैलेंस हो जाना। ठीक है, ये सभी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं जो फीमेल को इनफर्टाइल कर सकते हैं। ठीक है। देन कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं। कौन कौन से, हम बोलते हैं एन ओवुलेशन, दैट इज एन ओवुलेशन। इसका मतलब होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन ही नहीं हुई। अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो आगे प्रोजेस्टेरोन सिंथेसाइज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन सिंथेसाइज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, और भी बहुत सारे इससे एसोसिएटेड रीजंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। देन डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना। अगर यूट्रस और वेजाइना की ग्रोथ भी अगर डिफेक्टिव हुई तो भी वहाँ पे इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये इनफर्टाइल जो कपल्स हैं उनके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि वो जो फीमेल है वो आगे फर्दर फर्टिलाइज होके और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट उसमें हो जाए। ठीक है। सो सबसे पहले इसमें अलग अलग मेथड्स हम पढ़ेंगे, लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, देन गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गिफ्ट जिसको बोलते हैं। उसके अलावा
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी इसमें हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि आर्टिफिशियली हमें स्पर्म्स हैं उनको फीमेल की वेजाइना में या फिर यूट्रस में डाल देना है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देना है। सो इन दिस टेक्निक द स्पर्म्स कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, अगर हस्बैंड के सीमन में प्रॉपर अमाउंट में स्पर्म्स हैं तो, अगर हस्बैंड फर्टाइल है और फीमेल जो है वो इनफर्टाइल है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हस्बैंड से स्पर्म्स कलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली वेजाइना या यूट्रस में हम डाल देंगे। लेकिन अगर हस्बैंड इनफर्टाइल है वहाँ पे क्या होगा कि कोई हेल्दी डोनर लेंगे, कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस, जिसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी बोला जाता है। क्लियर है? हमने क्या बताया कि स्पर्म्स कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड या फिर हेल्दी डोनर वहाँ से कलेक्ट करके फीमेल के अंदर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। ठीक है, देन इट इज़ डन इन फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केसेस में किया जाता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू कोपुलेट, कि मेल पार्टनर के अंदर इनएबिलिटी है कि वो कोपुलेशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, दूसरा कि स्पर्म काउंट अगर बहुत ही लो है तो उस केस में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। लेबोरेटरी में क्या होगा कि वहाँ से सीमन लेंगे मेल पार्टनर से, ठीक है, और उसको लेबोरेटरी में जो हेल्दी स्पर्म्स हैं उनको कलेक्ट करके और फिर वो डायरेक्टली आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं फीमेल के वेजाइना में या फिर यूट्रस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है? अगली टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे टेस्ट टू बेबी टेक्निक। इसमें क्या होता है कि स्पर्म एंड ओवा की जो फ्यूजन है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होता है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। सो देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन या फीमेल। तो अगर ऐसा केस जहाँ पे आउटसाइड द बॉडी की बात हो रही है तो वहाँ पे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट जो है फिर वो आगे फर्दर एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, उसके बाद द एम्ब्रियो इज देन इम्प्लांटेड इन यूट्रस, जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। सो ओवा, एक पॉइंट और लिखा है, ओवा फ्रॉम वाइफ या फिर हेल्दी डोनर फीमेल, ऐसे ही स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या हेल्दी डोनर मेल आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट। वहाँ से ओवा और स्पर्म ले लिया, चाहे हस्बैंड हो या फिर कोई हेल्दी डोनर हो और फीमेल हो नॉर्मल या फिर कोई डोनर फीमेल हो, तो वहाँ से हमने उनको कलेक्ट किया, जाइगोट बना दिया। जाइगोट से आगे उसकी डिवीज़न होगी और वो एम्ब्रियो बना लेगा। जाइगोट इन लेबोरेटरी में बन गया। देन दिस जाइगोट इज़ अलाउड टू डिवाइड फॉर्मिंग 8 ब्लास्टोमियर्स, ये डिवाइड करेगा और 8 ब्लास्टोमियर्स तक बना लेता है। हमने बताया था आपको कि जाइगोट के अंदर डिविजन्स होंगे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इस तरीके से। सो ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं उन सेल्स को, तो ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। अब दिस जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, जो अर्ली एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट है, जो अर्ली एम्ब्रियो होगा वो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जिसको बोला जाता है जिफ्ट, दैट इज़ जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। हम क्या बोलेंगे कि द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। क्लियर है? जिफ्ट के बाद हम देखते हैं कि अगर जो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो है वो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में। जिफ्ट में कहाँ ट्रांसफ़र किया गया था? फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा यूट्रस के अंदर। इफ़ द एम्ब्रियो इज़ विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र भी बोला जाता है। देन दिस इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हमने बता दिया कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इन सिमिलर कंडीशंस एज दैट विद इन द बॉडी, कि फीमेल की बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होगी,
लेकिन सेम कंडीशंस होंगी जो कि बॉडी ऑफ फीमेल के अंदर होती हैं। इट इज़ फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये बात भी हमने बता दी थी पहले ही, ठीक है। तो जिफ्ट और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र जो है इसको आप ध्यान रखेंगे। ये कई बार एब्रीविएशंस भी पूछे जाते हैं आपसे कि व्हाट डज जिफ्ट स्टैंड्स फॉर या व्हाट डज गिफ्ट स्टैंड्स फॉर, इन सभी के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो कहाँ पे होती है, आप अच्छे से जानते हो कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। देन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो था, अगर वर्ल्ड की बात करें तो वो थे लुइस जॉय ब्राउन, जो कि बोर्न ऑन 25 जुलाई 1978 इन इंग्लैंड। ये ध्यान रखना, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब, उसका जन्म कब हुआ था, 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो वो थी कुमारी हर्षा, जो कि KEM हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पे सबसे पहले बोर्न हुई थी। एंड इट वाज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1986। ये सब आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र के बारे में, जिसको गिफ्ट बोला जाता है। ये उन फीमेल्स के लिए होता है विच कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा। सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होगी वो इन विवो होगी, दैट इज़ विद इन दी बॉडी, इनसाइड दी बॉडी। सो बोथ स्पर्म्स एंड अनफर्टिलाइज्ड oocytes आर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म्स और अनफर्टिलाइज्ड जो oocyte हैं उनको ट्रांसफ़र कर देंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। देन फर्टिलाइजेशन इज देन टेकिंग प्लेस इन विवो फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद गिफ्ट इज़ फॉर फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उन फीमेल्स के लिए ये टेक्निक जो है ये होती है। तो स्पर्म्स एंड ओवा जो है उनको हम पुट कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इससे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी जो था उसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वहाँ पे जो बेबी डेवलप हो रहा है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा। ऐसा नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट ट्यूब जो बेबी है वहाँ पे बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है, वो मदर की बॉडी के अंदर ही बनेगा, ठीक है। लेकिन वो अलग टेक्निक है, अभी हमने जो डिस्कस की थी। सो ये था गिफ्ट के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं ICSI, दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट द स्पर्म्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू इजैकुलेशन। सबसे पहले इजैकुलेशन प्रोसेस के थ्रू स्पर्म्स को ऑब्टेन करेंगे कि डॉक्टर ये एडवाइस देगा कि आप होना क्या चाहिए, बेसिकली 4 से 5 दिन तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या इजैकुलेशन नहीं होनी चाहिए, तभी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो डॉक्टर ये कहेगा कि आप लेबोरेटरी में आओ और अपने स्पर्म्स डोनेट करो। सो वो कैसे भी हो सकते हैं, वो मास्टरबेशन के थ्रू भी हो सकते हैं या वैसे भी। तो स्पर्म्स कलेक्ट करेंगे, 1 सिंगल स्पर्मेटोजोन जो है उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte बाय माइक्रो पंक्चर ऑफ द जोना पेलुसिडा। एक सिंगल स्पर्मेटोजोन जो है, यानी कि एक सिंगल स्पर्म को हम जोना पेलुसिडा से अंदर माइग्रेट कर करके साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और टर्म होती है सरोगेट मदर। सो सरोगेट मदर क्या होता है, एक ऐसी वोमेन जो सब्स्टिट्यूट करती है रियल मदर को, ठीक है। उसके अंदर ही डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की। अ वोमेन हु सब्स्टिट्यूट और टेक्स द प्लेस ऑफ ए रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को जो नर्स करने का काम है वो सरोगेट मदर करती है, ठीक है। मान लो अगर फीमेल इनफर्टाइल है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती है, सो क्या करेंगे कि वो सरोगेट मदर तक वो स्पर्म और ओवा जो है वो फ्यूज करके वहाँ पे पुट कर दिए जाते हैं। देन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट और हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि ये जो मेथड हैं इनके लिए बहुत एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, हर कोई डॉक्टर इनको परफॉर्म नहीं कर सकता, सो उसको ध्यान रख के चलना पड़ता है। ऑल दीज मेथड्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई स्पेशलाइज्ड पर्सन्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे भी रिक्वायर होती है रिक्वायरमेंट। देन बहुत कम ही सेंटर हैं ऐसे जहाँ पे ये सब मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो देयर आर ओनली फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री एंड हेंस देयर बेनिफिट्स आर ऑब्टेन्ड ओनली एंड ओनली बाई
लिमिटेड पर्सन्स, उनके जो बेनिफिट हैं वो सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ही सीमित हैं, क्योंकि महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं। सो जो नॉर्मल पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इन मेथड्स को। देन कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं बीच में, लाइक इमोशनल फैक्टर हो गए, सोशल रिलीजियस फैक्टर हो गए, जो इन मेथड्स के अडोप्शन में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने जो पहली यूनिट है कंप्लीट, पहले 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, जो भी इनसे रिलेटेड कोई डाउट है। इसके अलावा अगर आपसे कोई लेक्चर मिस हो गया है तो यूट्यूब के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।